चलो चालू करो, फोकस करिएगा। बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसका जो लिखा हुआ है आपको पीडीएफ, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। सुनिए अच्छे से सुनिए। चैप्टर 6 में हम लोगों का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स पहला चैप्टर है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेवारी। देखिए, बिजनेस करने के लिए एक बिजनेसमैन को सामाजिक जिम्मेवारी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सामाजिक जिम्मेवारी को नहीं फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस समाज में नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस इज अ ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो होता है समाज का क्या होता है, ऑर्गन होता है, अंग होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ऑर्गन है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो पहले क्या करेंगे, इलाज कराएंगे। इलाज में भी ठीक नहीं होगा, हमको पता चल गया कि इस ऑर्गन से पूरा बॉडी खराब हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए, काट के फेंक देना चाहिए। समझे क्या बोले? वैसे ही बिजनेस होता है समाज में। कुछ गड़बड़ करिएगा तो पहले समाज के लोग आपको मौका देंगे कि चीटिंग कर रहे हो, कि मत करो। समझे? नहीं आप पूरा ये करिएगा तो थ्रोन आउट फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा आपको। लोग चोर चोर करके हल्ला कर देंगे, देखते हैं ना, हल्ला कर देते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन क्या किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? तो सिंपल सा बात है। इसका टैगलाइन था कि नो बिजनेस कैन लाइव विदाउट कंप्लीटिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना कंप्लीट किए हुए कोई भी बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता है, समाज में नहीं रह सकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस का डेफिनेशन था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस मीन्स ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर which will serve the best interest of the society, which will serve the best interest of the social responsibility of business का मतलब होता है कि इस मैनर में काम करिए जिससे समाज का बेस्ट वाला हित क्या होता, पूरा होता हो। अब प्रश्न आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर फॉलो कर दें तो क्या फायदा होगा, सामाजिक जिम्मेवारी को अगर फॉलो कर दे तो क्या फायदा होगा। सुन लीजिए, सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब आपको भी मजा आएगा, अच्छा करिएगा ना, कुछ अच्छा करिएगा तो अपने आप को भी अच्छा लगता है, सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ेगा। सोशल अवेयरनेस, समाज में एक आपका अलग छवि होगा, समझ रहे, सोशल अवेयरनेस रहेगा आपके बारे में। क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है कि समाज में एक आपका नया क्या हो जाएगा, छवि हो जाएगा, एक नया समाज का हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएशन ऑफ क्या चीज़, सोसाइटी। पब्लिक इमेज, पब्लिक में हमारा बिजनेस का इमेज अच्छा रहेगा, इसको हम कहते हैं पब्लिक इमेज। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, नियम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सारे के सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने से फायदा है। तो फायदा क्या भाई, सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, समझ पा रहे, पब्लिक इमेज रहेगा, सोशल अवेयरनेस रहेगा, एक नया समाज को क्रिएट कर देंगे। क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने से हमें फायदा है, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके प्रति निभाना पड़ेगा, समझ पा रहे, सामाजिक जिम्मेवारी निभाना किसके किसके प्रति पड़ेगा। तो इसका डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप में आता है आपका ओनर एंड इन्वेस्टर। पहले समझिए किसके किसके प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। ओनर एंड इन्वेस्टर के प्रति, कस्टमर के प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा, एम्प्लॉय के प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा, और कम्युनिटीज के प्रति सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। तो किसके किसके प्रति निभाना पड़ेगा भाई, ओनर एंड इन्वेस्टर, दूसरा कस्टमर, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा एम्प्लॉई, और पांचवा क्या भाई, कम्युनिटी। क्या बोलिए, ओनर और इन्वेस्टर के प्रति क्या सामाजिक जिम्मेवारी निभाइएगा, उसका पूंजी को बरकरार रखिए। पूंजी को क्या रखिए, उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट का हकदार है तो टाइम टू टाइम डिविडेंड इंटरेस्ट दे दीजिए, उसका बात खत्म, समझे। कस्टमर के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाइएगा भाई, रीजनेबल प्राइस पे सोल्ड करिए, अच्छा क्वालिटी का माल सोल्ड करिए। समझ पा रहे, बोलते हैं ना कि जेन्युइन माल देता है, रीजनेबल प्राइस पे देगा, जेन्युइन देगा, समझ पा रहे। तो आप रीजनेबल प्राइस पे सोल्ड करिए, बेहतरीन क्वालिटी होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लीजिए इस एरिया में जो दुकानदार लोग हैं, सत्येंद्र सत्तू किनिएगा तो सत्येंद्र सत्तू के चक्कर में आपको मकई वाला सत्तू मिल जाएगा, समझे। जाके बोलिएगा कि भाई आप माल तो खराब दे रहे, तो बोलेगा आमी की जानी पॉकेटे तो भेरे दिए छे, मैंने उसी को कोई ठग दिया है। लेकिन सत्येंद्र सत्तू ओरिजिनल लीजिएगा, जो ओरिजिनल बेचता है रियल में बेचता है, समझे। तो यहीं पे कई व्यापारी है जो ओरिजिनल बेचते हैं,
कई व्यापारी है जो डुप्लीकेट बेचते हैं, तो डुप्लीकेट कितना बार ठग सकता है भाई? एक बार मूर्ख बना दीजिएगा कि हम क्या जानते हैं, वो तो भर दिया, लेकिन कभी ना कभी तो जान पाएगा ना कि ये वाला रियल बेचता, तो उससे लेगा, आपसे नहीं लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो कस्टमर के प्रति जिम्मेवारी यही निभाना है कि उसको बढ़िया क्वालिटी का माल दे दो, रिजनेबल प्राइस पे दे दो, रिफंड का फैसिलिटी कर दो। यही कस्टमर के प्रति जिम्मेवारी को निभाना है। एम्प्लॉय के प्रति जिम्मेवारी को क्या निभाना? आपके यहाँ जो काम कर रहा है उसके प्रति जिम्मेवारी यही निभाना है कि उसे उचित सैलरी दो, उचित सैलरी दो, गुड वर्किंग कंडीशन दो, काम करने का अच्छा उसे कंडीशन दो, समझ पा रहे हैं, ताकि उसका हेल्थ वगैरह ठीक रहे। गुड वर्किंग कंडीशन दो और उसे उचित सैलरी दो, जो उचित उसे सैलरी मिलना चाहिए। समझे? गवर्नमेंट के प्रति क्या निभाना पड़ेगा भाई? टाइम पे टैक्स पे कर दो, टाइम पे क्या कर दो, और समाज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। समझे? कम्युनिटीज के प्रति भी आपको जिम्मेवारी, सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा कि पोल्यूशन जो कर रहे हो कंट्रोल लिमिट में करो, कंट्रोलेबल लिमिट में करो। ये सारे के सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के, समझ पा रहे हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के केस में हमें निभाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का क्या कारण है? इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का क्या कारण है? तो एयर पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन है कि नहीं है? साउंड पोल्यूशन, साउंड 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 जिसको नॉइज पोल्यूशन भी कहते हैं। सॉइल पोल्यूशन, जमीन में पोल्यूशन है कि नहीं? सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, समझ पा रहे? ये सब कारण है किसके? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के। समझ रहे? अच्छा, प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरत पड़ गया? समझ पा रहे? पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरत पड़ गया? टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को इंश्योर कराना है, लोगों को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? टू इंश्योर सेफ्टी, इकोनॉमिक लॉसेस को रोकना है, आर्थिक जो क्षति होता है उसको क्या करना है? रोकना है। टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखना है। इसलिए हमें पोल्यूशन पे क्या करना? कंट्रोल करना है। पोल्यूशन पे क्या करना भाई? समझ पा रहे? रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, लोगों को शरीर में प्रॉब्लम कम हो। अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा वातावरण में तो तबीयत खराब होगा आपको। पोल्यूशन पे कंट्रोल रहेगा तो तबीयत खराब कम होगा आपका। समझ पा रहे? क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर? बोलिएगा तब तो। बिजनेस एथिक्स था, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स से पहले समझे थे एथिक्स। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एथिकोस और एथोस। ये कौन सा वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड। कौन सा? एथिकोस और एथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। क्या होता है बोलिए? देखिए, एथिक्स का ज्ञान हमें बचपन से ही मिलता है, घर परिवार के लोग देते हैं, बड़े लोग हम लोग को सिखाते हैं कि छोटे बड़े से हमें इज्जत से बात करना चाहिए, झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। समझ पा रहे? क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? चोरी हमें नहीं करना चाहिए, गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? एथिक्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? तो एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एथिकोस और एथोस, which means character, which means ethics का अगर साधारण भाषा में बात करें तो ethics deals with principle of human conduct, principle of human conduct, human conduct के principle से जो डील करता है उसे हम क्या कहते हैं? ethics। क्या कहते हैं? ethics क्या बोलता है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना चाहिए, जिस झूठ से किसी का जीवन बचता हो, जिस झूठ से किसी का भलाई होता हो, उस झूठ को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ethics कहता है। समझे? नहीं समझे? जैसे डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट को, उसको पता चल जाता है कि मरने वाला है, तो उसको बताएगा कि भाई दवा खा लो, 2 घंटा बाद मरने वाले हो। साला 2 घंटा बाद मरने वाला पता चला अब ये मर गया, डर से गड़बड़ हो जाएगा ना। बोलता है क्यों वहाँ पे सच? क्या बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, दवा खाइए, आपकी सेहत बिल्कुल अच्छा है, आप ठीक हो जाइएगा। घर वाले को बोल देता है लोग कि ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है, आपको जो सेवा करना है कर लीजिए, घर वाले को बता दिए। लेकिन पेशेंट को कहीं बताया जाता है क्या? बोलिए, 4 घंटा बाद मरने वाला बेटा पता चला 1 घंटा में खत्म। समझा? तो यहाँ पे झूठ बोलेगा? सच बोलेगा? इस झूठ से किसी का जीवन बच रहा है, तो यहाँ झूठ बोलने का दरकार, समझ पा रहे? दरकार है। तो एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा? लैटिन वर्ड एथिकोस और एथोस, व्हिच मींस कैरेक्टर, व्हिच मींस। तो ये बचपन से ही ज्ञान मिलता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? बिजनेस एथिक्स, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। समाज के लोगों के साथ भाईचारा वाला रिलेशन बना के रखिए।
बेहतर रिलेशन बना के रखिए। मान लीजिए बहुत बढ़िया माल दे रहे, सस्ता ही दे रहे हैं, मान लीजिए दुकानदार है, बेच रहा है, सस्ता ही बेच रहा है, लेकिन कस्टमर आता है तो उसको आंख मार देता है, बताइए कोई जाएगा? उल्टा पुल्टा बक देता है, गाली दे देता है, हो जाएगा? कितना भी सस्ता बेच लीजिए, कितना भी बढ़िया माल दे दीजिए, कोई नहीं जाएगा आपके पास, क्योंकि आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे। नहीं समझे क्या बोले? तो बिजनेस एथिक्स मीन्स डूइंग राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग कंडक्ट का पता होना चाहिए आप जब बिजनेस कर रहे हैं, समझे? आप कितना बेहतरीन माल दे दीजिए, लेकिन आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, आपके पास लोग नहीं जाएंगे। ये कौन कहता है? बिजनेस एथिक्स। कौन बोलिए? बिजनेस एथिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं। बिजनेस एथिक्स के क्या है? सुनो, अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करवाना है तो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, टॉप लेवल का जो कमिटमेंट किया है ना उसको फुलफिल करो। टॉप लेवल का जो कमिटमेंट हुआ उसको क्या करिए? फुलफिल करिए, समझे? डेवलपिंग एन एथिकल कोड, नियम बनाओ, नियम बनाओ, एथिकल कोड बनाओ। समझ पा रहे हैं किस तरीके से क्या होगा नहीं होगा? सिस्टम बनाओ, एथिकल कोड बनाइए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, अगर किसी को कोई दिक्कत हो जा रहा है तो कंप्लायंस मैकेनिज्म से सोल्व करें। नियम से क्या करता है? सोल्व करता है। एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, जो आप बिजनेस एथिक्स बनाए हो उसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट करो ताकि एम्प्लॉय फॉलो करे उसे। एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, अप्रेजल ऑफ एथिकल प्रोग्राम, और एथिकल प्रोग्राम को क्या करो? डेवलप करो। क्या करो? अप्रेजल करो, मतलब लोगों में लागू करवाओ। समझ पा रहे? फॉलो करवाओ। इसको कहते हैं अप्रेजल ऑफ कौन सा प्रोग्राम? एथिकल प्रोग्राम। कौन सा? अब देखिए खन्ना स्कूल में नियम बेहतरीन बनता है, बेहतरीन नियम बनता है, लेकिन फॉलो कुछ ही होता है, कुछ नहीं फॉलो होता है, क्योंकि उसे लागू नहीं किया जाता है। पहले टॉप लेवल का लोग फॉलो नहीं करते हैं। टॉप लेवल का लोग मतलब प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, जो नियम बना है। एथिकल कोड बनाओ, सबको इन्वॉल्वमेंट कराओ उसमें, उस नियम में सबको डालो, समझे? उस नियम में सबको डालो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो दीदी? सुनिए, और वैसा प्रोग्राम कराइए, जानकारी दीजिए लोगों को कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला, नहीं फ़ायदा होने वाला है, लेकिन लोग नहीं करते हैं, समझे? तो लेकिन बिजनेस एथिक्स में आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आपका बिजनेस टॉप लेवल पे जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 में आ गए हैं, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि रुपया का जुगाड़ कहाँ से करें। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? हम जुगाड़ समझाए थे, जुगाड़ समझाए थे। सिंपल बात है, बिजनेस करने के लिए पहले तो करेजा चाहिए, करेजा जो जुगाड़ कर लेना। रुपया नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वो रहेगा तो रुपया आ जाएगा। ठीक है, सुना। सोर्सेज ऑफ कौन सा फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस। कौन सा? कितना बोला है? तो उसमें दम चाहिए ना, है लेकिन दम चाहिए, समझे? किसका बात करें? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सुना, सोर्सेज ऑफ कौन सा फाइनेंस? रुपया कहाँ से जुगाड़ करें? शुरुआती दौर में रुपया जुगाड़ने का तरीका बताए थे, समझे? बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए, तरीका बताए थे कि पहले अपना पैसे से चालू करो, दोस्त यार का पैसे से चालू करो, मम्मी पापा का पैसा से चालू करो, रिश्तेदार का पैसा से चालू करो, समझे? नहीं हो रहा तो किसी को पार्टनर बनाओ, पार्टनर नहीं बना तो किसी को बुर्बक बनाओ, समझा? ठग लो किसी को, फिर बाद में दे देना, फिर बाद में दे देना पैसा। हमारे ठगना मैंने छुट्टी बाजी नहीं, दे देना, किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए। किसका बात करें? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ, इसको कहते हैं सीड कैपिटल। क्या कहते हैं? सीड माने बीज डालने के लिए पैसा, बीज डालने के लिए। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। का लाइफ ब्लड को फाइनेंस कहते हैं, और प्रत्येक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। समझे क्या बोले? क्लियर है? अब देखो, पूंजी दो तरीके का लगता है बिजनेस में, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। लंबे समय के लिए जो पैसा चाहिए उसे क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? फिक्स कैपिटल मींस एक्वायरिंग फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। आपको लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, तो उसके लिए कौन सा कैपिटल लगेगा? फिक्स कैपिटल। क्या लगेगा? और वर्किंग कैपिटल माने रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। माने बिजनेस को डेली चलाने का जो पैसा चाहिए उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। डेली का खर्चा को मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर है क्या? आज व्यापारी को फिक्स कैपिटल का समस्या नहीं है, वर्किंग कैपिटल का समस्या है। फिक्स कैपिटल तो भाड़े में मिलता है, आपके पास जगह नहीं है, जगह भाड़े में मिल जाएगा।
बिजनेस करने के लिए रूम नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग भाड़े में मिल जाएगा। समस्या क्या है? वर्किंग कैपिटल का, डेली चलाने का पैसा नहीं है व्यापारी के पास। समझे क्या बोले? क्लियर है क्या? पक्का? सोर्सेस ऑफ फंड सब क्लासिफिकेशन समझे थे। 3 तरीका का भाई, पीरियड के आधार पे 3 तरीका का फंड है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म माने 1 साल, मीडियम टर्म माने 1 साल से ज्यादा 5 साल से, और लॉन्ग टर्म माने 5 साल से ज्यादा 5 साल से। लॉन्ग टर्म में पैसा कहाँ से ले सकते हैं? इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग, इक्विटी प्रेफरेंस यहाँ से लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। मीडियम टर्म में कहाँ से ले सकते हैं? लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम। शॉर्ट टर्म में कहाँ से पैसा लोगे? ट्रेड क्रेडिट। एक बिजनेसमैन जब दूसरा बिजनेसमैन से उधार में माल ले लेगा उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं? मान लो सचिन एक तो व्यापारी है, प्रेम से ले लिया 10 लाख का माल उधार में, तो इसके पास 10 लाख का पूंजी हो गया ना, इसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो ट्रेड क्रेडिट ये सारे के सारे क्या है? शॉर्ट टर्म है। क्या है? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पे 2 तरीका का पूंजी था, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। बोलो क्या बोलो? इंटरनल सोर्सेस में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग माने जमा रुपया, रिटर्न अर्निंग माने। एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है लोन, डिवेंचर, लोन, ट्रेड क्रेडिट, लोन, डिवेंचर, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेस है, बाहर से लो। इंटरनल सोर्सेस माने अंदर से लो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे 2 तरीके का पूंजी है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड, ओनर्स फंड का मतलब होता है कि फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पॉकेट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओनर फंड माने मालिक अपना पैसा लगा रहा, या तो अपने पॉकेट से, या तो बिजनेस में कमाया हुआ ही पैसा उसी में लगा दे रहा। बिजनेस से कमाए उसी में डाल दिए, उसका कमाई उसी में डाल दी, इसको हम कहते हैं ओनर्स फंड। क्या कहते हैं? अच्छा, बिजनेस का कमाई बिजनेस में डाल देना भी बहुत कलेजा का बात है, सभी लोगों से नहीं होगा। बिजनेस में कमाई सोचते हैं कि मलगोबा खाएं, पॉकेट में रख के घूमे हम लोग, लेकिन बिजनेस का पैसा बिजनेस में डाल देना बहुत बड़ा बात होता है। समझे? किसका बात करें? ओनर्स फंड। किसका? अब बोरोड फंड मैंने लोन लीजिए, डिवेंचर लोन। बोरोड फंड मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन, फंड टेकन बाय वे ऑफ, इसको हम कहते हैं बोरोड फंड। ओनर्स फंड मीन्स fund contributed by owner from his pocket or accumulated profit of the business. ओनर्स फंड का फीचर समझे थे कि ये सोर्सेस ऑफ परमानेंट कैपिटल है, परमानेंट है, एक बार आ गया तो आपके पास रहेगा, परमानेंट कैपिटल है। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, रिस्क ही होता है, ओनर्स फंड रिस्क ही होता है। समझे? नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई गिरवी देने का दरकार नहीं है। काहे रिस्क होता है? समझ में आ रहा है? ओनर्स फंड माने ओनर बना के पैसा ले रहे। ओनर्स फंड माने मान लो सचिन को अपना बिजनेस में ओनर बना के पैसा ले लिया, अभी निकला पगला, लगा हमको डिस्टर्ब करने, तो बिजनेस डिस्टर्ब ना हो जाएगा? नहीं समझे? मान लीजिए इससे ले लिए मालिक बना के, इससे ले लिए मालिक बना के, इससे ले लिए मालिक बना के, अभी तीनों लगा मिल के पगलाई करने, तो बिजनेस डिस्टर्ब होगा कि नहीं? रिस्की कैपिटल है ये। समझे? बोलने लगा लोग ये डिसीजन नहीं लेने देंगे, मेरा डिसीजन चलेगा, पगला वाला डिसीजन दे रहा है लोग, लास्ट में बिजनेस को भागना पड़ेगा, चूर करना पड़ेगा, चलना नहीं देगा लोग। समझे क्या बोले? तो पहला क्या भाई? सोर्सेस ऑफ कौन सा कैपिटल? परमानेंट। कौन सा? ओनर्स फंड रिस्की होता है, रिस्की, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई गिरवी नहीं चाहिए इसके लिए। समझे? और सोर्सेस ऑफ ये कौन सा फंड है भाई? ओनर्स फंड है। कौन सा फंड है? पॉज करिएगा थोड़ा सा, सुनिए। बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन, लोन के जरिए जब फंड को जुगाड़ करेंगे उसे क्या कहते हैं? बोरोड फंड। कैपिटल का डेफिनेशन समझते हैं कि कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो रुपया लगा देते हैं बिजनेस में उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। बोरोड फंड का फीचर्स क्या होगा भाई? इट इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, इट इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ, इट इज नॉट अ रिस्की कैपिटल, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। बोरोड फंड से पैसा लेने के लिए सिक्योरिटी देना होगा। समझे? और आप कुछ समय के लिए पैसा लिए, माने पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। समझे क्या बोले? इक्विटी शेयर का डेफिनेशन समझे थे कि इक्विटी शेयर आर दोज शेयर which do not carry any preferential right, किसी अधिकार को कैरी नहीं करता है। कौन शेयर भाई? इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर which carry preferential right, एक प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करेगा, उसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। डिफरेंस पर है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर परमानेंट नेचर का होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर में भाई डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड माने शेयर पे जो लाभ मिलेगा।
इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट अवेलेबल, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नॉट अवेलेबल। इक्विटी शेयर को कैन नॉट बी रिडीम, इसका पैसा लौटा नहीं सकते, बट इट कैन बी बाईबैक कर सकते हैं। और प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम, प्रेफरेंस शेयर कैन बी। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट के एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं? डिबेंचर। कर्ज के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? डिबेंचर। समझ पा रहे? विच इज इशूड बाय कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। इसको कौन इशू करता है भाई? कंपनी इशू करता है डिबेंचर होल्डर से पैसा लेने के लिए। डिफरेंस पर है शेयर और डिबेंचर का। शेयर और द पर्सन हु परचेज द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। जो व्यक्ति शेयर किनेगा उसे शेयर होल्डर कहेंगे, जो व्यक्ति डिबेंचर किनेगा उसे क्या कहेंगे? डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, कंपनी का ओनर को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स को क्या कहते हैं हम लोग? डिबेंचर होल्डर। समझ पा रहे हैं? इन केस ऑफ शेयर डिविडेंड नॉट फिक्स, शेयर के केस में डिविडेंड फिक्स नहीं है। इन केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट फिक्स, डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट क्या फिक्स है। शेयर क्या परमानेंट नेचर का कैपिटल है, बट डिबेंचर परमानेंट नेचर का कैपिटल नहीं है। और ओनर्स फंड का पार्ट होता है शेयर, और बोरोड फंड का पार्ट होता है डिबेंचर। बोरोड फंड का पार्ट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी कौन देता है? वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन, वन बिजनेसमैन टू, समझ पा रहे? उसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। समझ रहे हैं? नेक्स्ट वाटेड कैपिटल, बोलते हैं ना पानी में पैसा को बहवा रहा, माने पूंजी को हैम्पर कर रहा। इरोडेड कंटिन्यूअसली लॉस, लगातार लॉस पे लॉस करते जा रहा, इसको कहते हैं वाटेड कैपिटल। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना बिजनेस कर रहा है कि पैसा बर्बाद कर रहा अपना, वाटेड कैपिटल, बुर्बक बिजनेसमैन है, उसको कहते हैं वाटेड कैपिटल। फिक्टिटियस एसेट, नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट, नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, उसे कहते हैं फिक्टिटियस एसेट। ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू जीरो होता है, ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू, ऐसे संपत्ति को कहते हैं फिक्टिटियस एसेट। रिजर्व क्या होता है भैया? रिजर्व इज अ सेट, रिजर्व इज अ अमाउंट, रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से साइड कर देते हैं, प्रॉफिट में से जिस रुपया को साइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिजर्व। हु इज फैक्टर, फैक्टर एक फाइनेंस कंपनी है जो क्या करते हैं? फैक्टरिंग का काम करता है, जिम्मेवारी लेता है पैसा देने का, उसे फैक्टर कहते हैं। फिर क्या था भाई? लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मेरिट्स डिमेरिट्स था। मेरिट्स क्या था भाई? स्टेबिलिटी रहता है और शॉर्ट टर्म फंड को लेने में मदद करता है। डिमेरिट्स था कि ग्रेटर इंटरेस्ट कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, और स्लो ग्रोथ ऑफ इक्विटी। रिटर्न अर्निंग का डेफिनेशन समझते हैं? रिटर्न अर्निंग माने जमा रुपया, कमा के जो रुपया जमा करते हैं उसको रिटर्न अर्निंग कहते हैं, या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लगिंग बैक ऑफ। फिर था लोन कैपिटल, लोन कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज टेकन बाय वे ऑफ लोन, लोन के जरिए जब पैसा को लोगे उसे कहते हैं लोन कैपिटल। नॉन कैश कैपिटल भी था। नॉन कैश कैपिटल क्या था भाई? नॉन कैश कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो आराम से कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, आराम से कैश में कन्वर्ट उसे कहते हैं नॉन कैश कैपिटल। फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म समझे थे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट। चैप्टर 8 में हम लोग आ चुके हैं स्मॉल बिजनेस। कौन सा बोलिए? सुनिएगा ध्यान से। स्मॉल बिजनेस क्या होता है? अच्छा, उस चैप्टर में पब्लिक डिपॉजिट वगैरह भी था। पब्लिक डिपॉजिट मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ फंड टेकन फ्रॉम पब्लिक बाय गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके जब पब्लिक से रुपया लेंगे उसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी था, आईसीडी। एक कंपनी दूसरे कंपनी में रुपया जमा करेगा उसे कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। समझ पा रहे? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग है स्मॉल बिजनेस, छोटा व्यापारी। हमारे देश का रीढ़ का हड्डी का काम करता है। किसका बात कर रहे भाई? स्मॉल बिजनेस। किसका? स्मॉल बिजनेस। देखे हो ये जितना व्यापारी देख रहे हो सारे के सारे स्मॉल बिजनेस है। स्मॉल बिजनेस इज अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी का काम करता है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का फीचर्स क्या था भाई? पर्सनल कैरेक्टर का होता है। आप लोग स्मॉल बिजनेस वालों को पहचानते हो ना कि रामू का दुकान है, श्यामू का दुकान है। पर्सनल कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? इंडिपेंडेंट सिंपल मैनेजमेंट होता है, माने साधारण से लोग का मैनेजमेंट होता है। समझ पा रहे? हेवी मैनेजमेंट नहीं होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये लोग लेबर से ज़्यादा काम करवाता है, कैपिटल से कम काम करता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, पूंजी कम लगता है, पूंजी कम लगता है। लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन समझ रहे हैं? लोकल एरिया में काम करता है। जाइएगा किसी गली में देखिएगा को रामू बेच रहा है कुछ दुकान खोल के, तो क्या लोकल एरिया मार्केट लगता है? देख तो गली में गए थे, वो गली में दुकान मिल गया, तो कौन सा बिजनेस है? स्मॉल बिजनेस। कौन सा? उसको कहते हैं लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। सिंपल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी बहुत सिंपल रहता है। ये लोग का टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल रहता है, देखते नहीं है वो कंप्यूटराइज काटा रहता है, रखेगा माल वजन हो जाएगा। सिंपल टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी भाई?
नहीं तो इधर में 5 kg का बटकारा रखेगा, इधर 5 kg माल रखेगा, वजन हो जाएगा। सिंपल टेक्नोलॉजी। क्लियर? किसका बात करें? फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो पर्सनल कैरेक्टर का होता है, लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, समझ पा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव से काम होता है, सिंपल टेक्नोलॉजी है। रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया, भारत में इसका क्या काम है? पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरी दिया है, सारे स्मॉल बिजनेस 2-3 जन को नौकरी दिए हुए हैं, सारे के सारे लघु उद्योग, छोटे व्यापारी। जब लघु उद्योग करता है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो 2-4 जन को रोजगार देता है, समझे। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, प्रत्येक क्षेत्र का लोग डेवलपमेंट करवा देता है। अब देखिए गांव में जाइएगा तो गांव कस्बा में दुकान मिल जाएगा, जो सामान यहाँ अवेलेबल है गांव कस्बा ग्रामीण में जाइएगा तो मिल जाएगा, मिलता है ना? मिलता है कि नहीं मिलता है? तो प्रत्येक एरिया के लोग डेवलप कराता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का लोग पूरा प्रयोग करता है। देखते हैं लोग का दुकान 2 इंच का दुकान रहता है, 4 इंच का फुट रहता है। 2 इंच का दुकान, 4 इंच का दुकान में तो पूरा माल भर देता है, फुट पे भी भर देता है। अपने बैठता फुट पे, बोलता है ये फुट मेरा है, दुकान नहीं है बल्कि फुट मेरा है। देखते नहीं है? जो नहीं देखा है छुट्टी होगा दिखा देना बाहर स्मॉल बिजनेस का। देखना 2 इंच का दुकान होगा, 4 इंच का फुट होगा, समझे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ और अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को मौका है भाई, आराम से बोल सकते हैं स्मॉल बिजनेस जैसा काम। आप समझ रहे हैं? स्मॉल स्केल बिजनेस को कौन डिफाइन करता है? इड्रैक 1951। इड्रैक क्या बोला था कि विद पावर वर्किंग मिनिमम वर्कर 50 और विदाउट पावर वर्किंग मिनिमम वर्कर 100। पावर के साथ काम कर रहे हो तो कम से कम 50 वर्कर, बिना पावर के साथ काम कर रहे हो तो कम से कम 100 वर्कर। ऐसे बिजनेस को कहेंगे स्मॉल बिजनेस। इसको डिफाइन करने के लिए एक अलग से एक्ट बना है जिसका नाम है MSMEDIA, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज 2006 में बना है। 2006 में ये स्मॉल बिजनेस को 3 कैटेगरी में बांटा। पहले बोला कि 2 तरीका का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग बना के बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग कीन के बेचता है, सर्विस कीन के बेचता है, बना के बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 क्लासिफिकेशन किया, माइक्रो स्मॉल मीडियम। बोलो माइक्रो स्मॉल। माइक्रो किसको बोलेंगे? माइक्रो कैपिटल क्या? डज नॉट एक्सीड 25 लाख, डज नॉट एक्सीड 25 लाख से पूंजी ज़्यादा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख से ज़्यादा का कैपिटल नहीं है माइक्रो। 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। 25 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ से तो तुम क्या कहलाओगे? स्मॉल। 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम तो क्या कहलाओगे? मीडियम। क्या कहलाओगे? सर्विस के अंदर भी 3 है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। माइक्रो स्मॉल अप टू 10 लाख माइक्रो, 10 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ से कम, 10 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ से तो क्या कहलाएगा? स्मॉल। और 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम क्या कहलाएगा भाई? मीडियम। समझ पा रहे? फिर हम लोग समझे थे प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। छोटे व्यापारी को भारत में क्या दिक्कत है? छोटे व्यापारी को भारत में दिक्कत है, क्या है दिक्कत है? शॉर्टेज ऑफ फंड, रुपया नहीं है लोगों के पास बिजनेस करने का। शॉर्टेज ऑफ फंड, बैकडेटेड टेक्नोलॉजी, पिछड़ा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, पिछड़ापन वाला टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ये लोग करता है। इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, मार्केट का भी फैसिलिटी लोगों के पास नहीं है कि प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग किया जाए, जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। जन जन तक मार्केटिंग माने अपना प्रोडक्ट के बारे में सबको जानकारी दे देना। इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, लोगों के पास मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है। मार्केटिंग माने समझ रहे हैं, जैसे कोलगेट का क्या जबरदस्त मार्केटिंग है। दुकान में जाओगे भले पेप्सोडेंट दे लोगे, लेकिन बोलते हो कोलगेट देना तो भाई पेप्सोडेंट वाला कोलगेट दो, समझे। फिर क्या बोलते हैं? पतंजलि वाला कोलगेट दो तो माल बोल रहे हो कोलगेट, भले नहीं ले रहे हो बाकी बोल रहे हो ना, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? समझे कि नहीं समझे? दीदी 2-3 साल पहले उनका इलेक्शन था तो कैंपेन की खेला हो गए, सब लोग बोल रहे थे खेला हो गए, समझ रहे? अपोजिशन, समझ पा रहे? फेवर, सब लोग बोल रहा था खेला हो। तो यही होता मार्केटिंग कि आपका बात जन जन तक पहुँचे, जन जन बोले आपका बात को, समझे। इसको कहते हैं मार्केटिंग। ये लोग को मार्केटिंग करने आता है, अपना बात पहुँचाएगा ही नहीं। इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, इनएडिक्वेट मार्केटिंग, समझ पा रहे? ग्लोबल कंपटीशन, बाहर का कंपटीशन आ जाता है, लोगों को खा जाता है। ग्लोबल कंपटीशन, सिकनेस, ऐसा बिजनेस हमेशा बीमार रहता है, देखिएगा बोलता है बहुत प्रॉब्लम है, रोते रहता है लोग, सिकनेस, समझे। इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, लोग का ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी जो होता है बढ़िया नहीं होता है, इम्परफेक्ट होता है। कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी बताए थे ना, चरखा सूती वस्त्र उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। गिव टू एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का 2 एग्जांपल बोले थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और खादी।
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और दो वो ये था रे बाबा, दो था हम लोग का, एक था NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है भाई, इंडस्ट्री लोगों को मदद करता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन था जिला स्तर पे, ये इंडस्ट्री को क्या करेगा, मदद करेगा, क्या करेगा। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल इंडस्ट्री क्या था भाई, द स्मॉल इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस गुड्स मेनली फॉर एक्सपोर्टिंग पर्पज। ऐसा व्यापारी जो गुड्स बना रहा है कि दूसरा देश में बेचेंगे, ऐसा व्यापारी जो गुड्स बना रहा है कि दूसरा देश में, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल इंडस्ट्री। ऐसा छोटा व्यापारी जो गुड्स बना ही रहा है कि हम दूसरा देश में बेच देंगे, समझे, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल इंडस्ट्री। इसी के साथ चैप्टर खत्म। चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड था। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो तरीका का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है भाई, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, कस्टमर का क्या हजम, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट में बिजनेस इनडायरेक्ट में बिजनेस ज़्यादा बड़ा होता है, डायरेक्ट में बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मान लीजिए संपापड़ी वाला संपापड़ी बना के बेच दिया, पुचका वाला पुचका बना के बेच दिया, नहीं समझे। मान लो सचिन पुचका बनाया, शाम को जाकर कोना पर रख के बेच दिया, डायरेक्ट, नहीं समझा। मैन्युफैक्चरर कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, और इनडायरेक्ट में मैन्युफैक्चरर किसको दिया, होलसेलर, होलसेलर किसको दिया, रिटेलर किसको दिया, समझे। इंटरनल ट्रेड भी और दो तरीका का था, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। थोक में किनेंगे, थोक में बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा। ये बाहर में जितना पान दुकान, जनरल स्टोर जितना दिखाई दे सब रिटेल ट्रेड है, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। और होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। इसका बात कर रिटेल ट्रेड, किसका, द पर्सन हु डन द होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। होलसेलर से जाके बोलोगे कि 1 kg माल दे दी तो भगा देगा। मान लीजिए आटा का व्यापारी है, बोला 1 kg आटा दीजिए, बोला जाइए बगल में रामू का दुकान मिल जाएगा, समझे। हमसे लेना तो 1 बस्ता लो, हमसे लेना है तो होलसेल, समझे। उसी में बोला गुटखा दे दीजिए तो देगा, होलसेलर गुटखा का है, समझे। वो आटा का होलसेलर है भाई, बोला जाइए रामू का दुकान में, समझे। रिटेलर सब दे देगा, गुटखा चाय सब दे देगा, समझे। कोलगेट पेस्ट तेल सब दे देगा, समझे। अच्छा समझे थे हम लोग फंक्शन ऑफ होलसेलर, फंक्शन ऑफ दीदी हो गई है, फंक्शन ऑफ होलसेल ट्रेड लिखिए, होलसेलर का फंक्शन था वो, फंक्शन ऑफ होलसेलर, फंक्शन ऑफ। तो होलसेलर का क्या फंक्शन है, बाइंग एंड असेंबलिंग, किनेगा और अपने पास इकट्ठा करेगा, डिस्पर्सिंग सब जगह पहुंचाएगा, वेयर हाउसिंग गोडाउन में रखेगा, गोडाउन में, रोड में माल थोड़ी फेंकेगा, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। कभी कभी लोग क्या करता है कि माल खरीद लेता है, खुद का पैकेट लगा के बेचता है, माल खरीद लेगा, खुद का नाम का पैकेट करके बेचेगा। फाइनेंसिंग, किसी को माल उधार में दे देगा, फाइनेंस का काम करेगा। रिक्स बेयरिंग, रिक्स उठाता है लोग। ये होलसेलर का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो होलसेलर का फंक्शन क्या, बाइंग एंड असेंबलिंग, बाइंग एंड डिस्पर्सन करेगा, वेयर हाउसिंग करेगा, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, समझ पा रहे। फाइनेंसिंग, रिक्स बेयरिंग का काम करेगा। रिटेलर का ही फंक्शन था, रिटेलर क्या करेगा, बाइंग करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ले आएगा दूसरा जगह से, स्टोरेज अपने पास रखेगा। ये लोग भी कभी कभी ग्रेडिंग करता है, माल किन के अपना पैकेट लगा के बेचेगा, दीदी आपको नींद आ रहा है। फाइनेंसिंग का काम करेगा, उधारी में दे देगा आप लोग को, समझे। रिक्स बेयरिंग, रिक्स को उठाएगा। किसका फंक्शन है भाई, रिटेलर। इटिनरेंट्स, जहाँ तहाँ घूमने वाला, मोबाइल ट्रेडर को कहते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट्स का टाइप्स था हॉकर्स एंड पैडलर्स, जो हाथ में लेके बेचता है, माथा पे लेके बेचता है, हॉकर्स। स्ट्रीट ट्रेडर, प्रत्येक कोना में आएगा, ठेला लगाएगा, बेच के चला जाएगा, स्ट्रीट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर, मंगलवार को खाली बेचेंगे, आइएगा मंगला बाजार, संडे को बेचेंगे खाली, मार्केट ट्रेडर। चिप जैक्स, प्रत्येक एरिया में एगो रूम बुक करेगा 1 महीना के लिए, सस्ता में माल बेच के चला जाएगा, चिप जैक्स। स्मॉल स्केल फिक्स लाइन वाला था। स्ट्रीट स्टॉल, प्रत्येक रास्ते के क्रॉसिंग में देखना कॉर्नर में एगो दुकान रहता है, उसको कहते हैं स्ट्रीट स्टॉल। जनरल स्टोर, जनरल स्टोर में सब माल मिलेगा, गोपाल स्टोर, देखते हो लिखा नहीं रहता, अंकित स्टोर, गोपाल स्टोर, शर्मा स्टोर लिखा रहता है ना, उसको हम कहते हैं जनरल स्टोर, सब माल मिलेगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। सेकेंड हैंड गुड शॉप, पुराना माल देंगे, चोर बाजार, चोर बाजार से जूता चप्पल किने हो ना भाई, सेकेंड हैंड गुड शॉप। गर्ल्स लोग अलाउड नहीं है उधर,
खाली बॉयज अलाउड है। सेकेंड हैंड गुड शॉप, कल तो बोले हमने किने है, बॉयज अलाउड है। आइए, सिंगल लाइन स्टोर, सिंगल लाइन एक ही तरीका का प्रोडक्ट बेचेंगे, एक ही तरीका का है, खाली लड़का का कपड़ा बेचेंगे, सिंगल लाइन, खाली लड़की का कपड़ा बेचेंगे, खाली रेमंड्स का माल बेचेंगे, सिंगल लाइन, समझा? एक लाइन का खाली बच्चा का कपड़ा बेचेंगे, सिंगल लाइन। स्पेशलिटी ब्रांड बेचेंगे, ब्रांड जैसे रेमंड्स या खादिम्स का खाली चप्पल बेचेंगे, समझ पा रहे? स्पेशलिटी स्टोर। चलो, डिपार्टमेंटल स्टोर, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स केप्ट अंडर वन रूफ, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे बिग बाजार, स्मार्ट बाजार, अभी बिग बाजार स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट हो गया है, बिग बाजार, स्मार्ट बाजार, ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल स्टोर है। सारे के सारे क्या डिपार्टमेंटल, लार्ज साइज का होता है भाई, लार्ज साइज का सेंट्रल लोकेशन होता है, आलतू फालतू जगह नहीं होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर पाए, सेंट्रल लोकेशन, डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज होता है। उसमें जाइएगा ना तो कपड़ा वाले को अलग, समझ पा रहे, कॉर्नर होगा, यूटेंसिल्स का अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अलग होगा, समझे, वेजिटेबल्स का अलग होगा, ग्रोसरी आइटम का अलग होगा, समझे? तो डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज। मिडिल मैन को लोग हटा देता, छाटा कर देता, खुद बेचता है, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। सर्विस एंड एडवांटेज लोग का बेस्ट सर्विस होता है, बेस्ट सर्विस, समझे? चेन स्टोर, एक जैसा डेकोरेशन सब जगह होगा, जैसे बाटा। चेन स्टोर ये वर्टिकल फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन है, किसका बात करें भाई? चेन स्टोर। स्पेशलाइजेशन, एक ही तरीका का माल बेचेगा, लार्ज साइज में होता है, सब जगह प्राइस सेम रहता है, यूनिफॉर्म प्राइस। कौन सा प्राइस? जैसे श्री लेदर चेन स्टोर है, सब जगह सेम ही तरीका खोलता है। सुन रहे हो तुम लोग पीछे, समझे? कैश से माल बेचेगा, कैश में। डिफरेंस बिटवीन पर है डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर माने लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स केप्ट अंडर वन रूफ, चेन स्टोर माने सिंगल लाइन का प्रोडक्ट रहेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसे बिकता है? कैश और क्रेडिट दोनों, उधारी में मिल जाएगा, फाइनेंस पे बाबा, मोबाइल फाइनेंस में मिल जाएगा, टीवी फाइनेंस में मिल जाएगा, कैश एंड क्रेडिट। लेकिन चेन स्टोर में ओनली कैश, ओनली। डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन जाएगा? हाई इनकम ग्रुप्स। चेन स्टोर में कौन जाएगा? लो इनकम ग्रुप्स। लो इनकम। डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ होता है? जनरली लोकेटेड इन बिग सिटी, बड़े शहर में होता है, और चेन स्टोर लोकेटेड इन एवरी लोकेलिटी, सब जगह होता है, समझे? इसका सब जगह डेकोरेशन सेम रहेगा चेन स्टोर का, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर का डेकोरेशन हर जगह अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेगा? बिजनेसमैन का हित का बचाव करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, किसका है भाई? बिजनेसमैन का। ये काम करता है अपने मेंबर का हित का बचाव के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, अपने मेंबर का हित का बचाव करेगा। रोल ऑफ ए स्पोक्समैन, समझ पा रहे हैं? बोलेगा, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देगा। रोल ऑफ ए स्पोक्समैन, इन्फॉर्मेशन टू मेंबर, मेंबर को इन्फॉर्मेशन देगा, ये होने वाला है, जल्दी से सुधार करिए। फिर क्या भाई? फॉर्मिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तगड़ा नियम बनाएगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देगा बिजनेसमैन को, और डिस्प्यूट्स को खत्म कराएगा। डिस्प्यूट्स को क्या करेगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोले थे ना कि सोना का दुकान, जब सोना का टैक्स बढ़ गया था, 3% हो गया था, 2-3 महीने चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंद करा दिया, सोना दुकान हड़ताल करा दिया था, समझे? परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब होता है डिटेल। आप गुड्स सेंड जब करेंगे ना तो उसमें डिटेल लिख देंगे, क्या है नहीं है, उसको कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑन विच बायर एंड सेलर मेक एग्रीमेंट फॉर सेल, इसको कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? बिल और वाउचर है, जो कि कब सेलर किसको भेजेगा? बायर को, जब सेल करेगा गुड्स को, जब गुड्स को सप्लाई करेगा, बेचेगा तो इनवॉइस देगा। परफॉर्मा इनवॉइस में क्या लिखा रहेगा? टर्म्स एंड कंडीशन। परफॉर्मा इनवॉइस में क्या लिखा रहेगा? और इनवॉइस कब भाई? जब गुड्स को डिलीवर करेंगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक तो चिट्ठी लिखेंगे, उसको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कहते हैं। COD फुल फॉर्म क्या है? कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी आएगा तो पैसा देंगे, डिलीवरी आएगा तो पैसा, इसको कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। रेलवे रिसिप्ट, रेल से माल आएगा तो रेलवे रिसिप्ट, रेल से माल आएगा तो। टाइप्स ऑफ ट्रेड था, COD का फुल फॉर्म क्या था? कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन। FOB का फुल फॉर्म था फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन। फिर था C&F का कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड। CIF का था कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस। E&OE का था एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, एरर्स एंड ओमिशन। और चेन स्टोर का दूसरा नाम क्या भैया? मल्टीपल शॉप। कौन सा? लॉरी रिसिप्ट का फुल फॉर्म क्या था? LR, क्या था? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। यहाँ कोई व्यक्ति का दरकार, ऑटोमेट वजन हो जाएगा, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग। मेल ऑर्डर सर्विसेज था, ऑर्डर टेकन थ्रू मेल, गुड्स डिस्पैच थ्रू पार्सल्स।
ऑर्डर टेकन थ्रू मेल, गुड्स डिस्पैच थ्रू, इसको हम कह रहे थे मेल ऑर्डर सर्विसेज। क्या कह रहे थे? नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of a country। इंटरनेशनल ट्रेड तीन तरीका का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूसरे देशों को बेच देंगे, एक्सपोर्ट, दूसरा देशों से खरीदेंगे, इंपोर्ट, दूसरा देश से खरीद कर तीसरा को बेचेंगे, इंटरपोर्ट। समझे? इंटरनेशनल ट्रेड का फीचर समझे थे कि टू कंट्री, कम से कम कितना कंट्री, डिफरेंट लैंग्वेज, रेस्ट्रिक्शन, डिफरेंट लैंग्वेज, रेस्ट्रिक्शन, डिस्टेंस, हाई रिस्क, ये फीचर्स था किसका? इंटरनेशनल ट्रेड। किसका फीचर? डिफरेंस पर है इंटरनल ट्रेड का और इंटरनेशनल ट्रेड का। इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल का पहले डेफिनेशन, फिर वन कंट्री इन्वॉल्व, एटलीस्ट टू कंट्री इन्वॉल्व, रिस्क लो, रिस्क हाई, रिस्क लो, रिस्क, पेमेंट मेड इन नेशनल करेंसी, यहाँ पे पेमेंट मेड इन फॉरेन करेंसी। नेशनल इंटरनल ट्रेड में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या इस्तेमाल होगा? रोड एंड रेलवे, रोड एंड। इंटरनेशनल में क्या इस्तेमाल होगा? समझ पा रहे? शिप एंड एयर, शिप एंड, किसका बात करें? इंटरनल और इंटरनेशनल। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारे बच्चे नॉर्मल है। इंटरनेशनल ट्रेड को करने में दिक्कत आता है, डिस्टेंस, लैंग्वेज बैरियर, रिस्क इन ट्रांजिट, टाइम लॉन्ग। समझ पा रहे? डिफरेंट करेंसी रहता है, डिफरेंट लैंग्वेज रहता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब दिक्कत है। इंटरनेशनल ट्रेड को करने में दिक्कत है। समझ पा रहे? इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं? स्पेशलाइजेशन के कारण। बिल ऑफ lading इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय शिपिंग कंपनी। बिल ऑफ lading एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि कौन बनाता है? शिपिंग कंपनी। समझ पा रहे? किसके लिए? टू इट्स एजेंट। इसमें लिखा रहता है कि हम अपने शिप पे इतना का माल लोड किए हैं। इट एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इट एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1995, हेड ऑफिस जेनेवा में है। ट्रेड से संबंधित डिस्प्यूट को खत्म करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करेगा। मल्टीलेटरल ट्रेड को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। किसका बात करें? WTO। किसका? नेक्स्ट है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ इंपोर्ट करेंगे, दूसरा देश से गुड्स खरीद के मंगाएंगे, उसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? बिल ऑफ एंट्री कौन बनाएगा? इंपोर्टर। कौन बनाएगा? व्हेन गुड्स अराइवल एट पोर्ट, व्हेन गुड्स अराइवल एट। शिपिंग बिल, शिपिंग बिल कब बनाएंगे? एक्सपोर्ट के केस में, दूसरे देशों में बेचने जा रहे गुड्स, तो हम कौन सा बिल बनाएंगे? शिपिंग बिल। कौन सा बिल बनाएंगे? IMF का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना कब हुआ था? 1944। 1944। इमरजेंसी हो जाएगा ना, खाने का पैसा का नहीं, खाने का पैसा नहीं रहेगा तो आपको IMF लोन देगा। समझे? किसको? आपको नहीं, देश को देगा, देश को, कंट्री को। इमरजेंसी में लोन देता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए देगा। वर्ल्ड बैंक को जाके बोलिएगा ना हमको एयरपोर्ट बनाना, पैसा दीजिए, बोलेगा ठीक है ले जाइए। समझे? बोलेगा हमको इमरजेंसी है, खाने का पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक मार के भगाएगा आपको, बोलेगा जाओ IMF के पास जाओ, वो देता है। हम लोग इस सब के लिए पैसा नहीं देते हैं। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944। 1900। IMF का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक किसके लिए पैसा देगा? डेवलपमेंट के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता है किस जगह से माल आया हुआ है। EU का फुल फॉर्म था यूरोपियन यूनियन। EU का फुल फॉर्म क्या था? यूरोपियन यूनियन। लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरा देश से माल खरीदोगे ना तो एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना पड़ता है पेमेंट के लिए। आपके बैंक इशू करेगा, यहाँ से पैसा दीजिएगा बैंक को तो बैंक क्या बनाएगा? LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ, फिर जाके आपका माल आएगा। इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ओपन इंडेंट, ओपन इंडेंट का मतलब होता है कि आपको जैसे माल होगा भेज दीजिएगा, पूरा विस्तार में नहीं समझाएंगे। क्लोज इंडेंट का मतलब पूरा विस्तार में समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। इसको कहते हैं क्लोज इंडेंट। क्या कहते हैं? पूरा विस्तार में समझाएंगे, ऐसा माल होना चाहिए, इस तरीका का होना चाहिए। समझे? इसको कहते हैं क्लोज इंडेंट। क्या कहते हैं? ओपन इंडेंट माने जैसा आपको मानो वैसा कर दीजिए। एग्जाम्पल दिए थे कि शादी ब्याह के केस में कितना लोग समझाता है कि हमको काली लड़की चाहिए, 5 फुट हाइट चाहिए, समझे, 5 लाख दहेज चाहिए। क्लोज इंडेंट पूरा डिटेल में समझाना। कितना लोग मम्मी पापा को छोड़ देता, आपको जो मन करो करिए। ओपन इंडेंट समझा कि नहीं समझा? तो वैसे गुड्स के केस में समझाया जाता है, ये क्वालिटी का होना चाहिए, इतना प्राइस का होना चाहिए, साइज इतना होना चाहिए। इसको कहते हैं क्लोज इंडेंट। क्या कहते हैं? समझे कि नहीं समझे? ट्रिप्स का फुल फॉर्म था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके लिए पेटेंट लेते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं, कॉपीराइट लेते हैं इसके जरिए, ट्रिप्स के जरिए। और ट्रिम्स था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, दूसरे देशों में पैसा लगा सकते हैं ट्रिम्स के जरिए। समझे? फिर क्या था रे बाबा? ओपन इंडेंट था तो बच्ची ओपन मार्केट लिखी है। क्या लिखी हो रे बाबा? गैट्स का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट
जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन किसका फुल फॉर्म था भाई? डैट्स। किसका? समझ गए हैं? इसी के साथ हम लोग का पूरा रिवीजन कंप्लीट हुआ। दैट्स फॉर ऑल टुडे।